नमस्कार, आप देख रहे हैं एनवाई 24 हिंदी चैनल। आज की तारीख है 21 जुलाई 2026, दिन है मंगलवार। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी। शुभ कार्यों की अगर शुरुआत करनी है तो दोपहर को 11:59 से लेकर 12:54 तक का समय जो है अभिजीत मुहूर्त का रहेगा, जो सबसे उत्तम माना जाता है। इसके विपरीत अगर राहुल काल की बात की जाए तो 3:30 से लेकर शाम के 5 बजे तक ये राहु काल का समय रहेगा। इस दौरान कोई भी नया या शुभ काम करने से आपको बचना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं इस बुलेटिन की अहम और बड़ी खबरों की तरफ। सबसे पहली और अहम खबर की तरफ चलते हैं। मानसून सत्र से पहले पीएम नरेंद्र मोदी की विपक्ष को नसीहत, बोले तथ्य और तर्क हो तो हंगामे की जरूरत नहीं है। संसद के मानसून सत्र के पहले सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी सांसदों को सदन में सकारात्मक और सार्थक चर्चा करने की अपील की। उन्होंने कहा कि यदि किसी मुद्दे में तथ्य और तर्क मजबूत हो तो अपनी बात रखने के लिए हंगामा करने की जरूरत नहीं होती। पीएम मोदी ने युवाओं की आकांक्षाओं, देश की आर्थिक प्रगति, हाल ही की वैज्ञानिक उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए संसद से राष्ट्रहित में सहयोग की अपील की है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सदन में हर विचार को सम्मान मिलेगा और महत्वपूर्ण मुद्दों पर रचनात्मक चर्चा के माध्यम से देश हित के लिए निर्णय लिए जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ मानसून सत्र में सरकार का बड़ा एजेंडा, कई अहम विधायकों के साथ परिसीमन बिल पर भी नजर डालेंगे। संसद के मानसून सत्र में केंद्र सरकार कई अहम विधेयक पेश करने की तैयारी में है। इसमें वंदे मातरम अपमान, विदेशी चंदा कानून, इनकम टैक्स, जन्म मृत्यु पंजीकरण, एमएसएमई से जुड़े संशोधन शामिल हो सकते हैं। वहीं मीडिया रिपोर्टर के मुताबिक सरकार डिल्टिमेशन विधेयक लाने की संभावना पर विचार कर रही है। हालांकि इस संबंध में अभी तक कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई और सरकार की रणनीति पर एनडीए की बैठक में भी चर्चा होने की उम्मीद है। नजर डालते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। भारत का कूटनीतिक मिशन आज नॉर्थ मैसेडोनिया पहुंचेगा। व्यापार और आईटी सहयोग बढ़ाने पर रहेगा जोर। मोल्दोवा दौरा पूरा करने के बाद भारतीय आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल आज 2 दिवसीय नॉर्थ मैसेडोनिया दौरे की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री निबुबेन जयंतीभाई भी इस प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा रहेंगे। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य व्यापार, कृषि, स्वास्थ्य और आईटी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करना है। दौरे के दौरान निवेश, तकनीकी साझेदारी और दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को नई गति देने के लिए कई मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना भी है। वहीं दूसरी तरफ संभाल जामा मस्जिद केस की चौदोसी कोर्ट में आज अहम सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद मामले पर टिकी हुई है सबकी नजरें। सुप्रीम कोर्ट के अंतिम स्टे आदेश के बाद चौदोसी जिला अदालत में आज इस मामले की अहम सुनवाई होगी। अदालत केस की मौजूदा स्थिति की समीक्षा करते हुए आगे की कानूनी प्रक्रिया पर निर्देश दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह पहली अहम सुनवाई मानी जा रही है जिस पर सभी पक्षों और कानूनी विशेषज्ञों की नजर बनी हुई है। सुनवाई के बाद जांच और मामले की आगे की दिशा को लेकर स्थिति अधिक स्पष्ट होने की उम्मीद भी है। वहीं अगर आप बैंकिंग क्षेत्र में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो अगली खबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आईबीपीएस पीओ भर्ती के लिए आज आखिरी मौका है। 6,715 पदों पर आवेदन की आज अंतिम तिथि रहेगी। बैंकिंग क्षेत्र में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए आज एक बड़ा मौका है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन की पीओ और एमटी XVI भर्ती 2026 के तहत 6,715 पदों पर ऑनलाइन आवेदन की आज अंतिम तिथि है। इच्छुक कैंडिडेट जो हैं आज रात तक अपने आवेदन पत्र यानी कि अपनी एप्लीकेशंस भर सकते हैं, जरूरी दस्तावेज जो हैं अपलोड कर सकते हैं और निर्धारित शुल्क जो है जमा करके ये प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। अंतिम समय में वेबसाइट पर बढ़ते हुए ट्रैफिक और तकनीकी समस्या से बचने के लिए उम्मीदवारों को जल्द से जल्द एप्लीकेशन भरने की सलाह दी जाती है। नजर डालते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। पीएम नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग पर महाराष्ट्र में सियासी घमासान चल गया। बीजेपी विधायक का आदित्य ठाकरे पर तीखा पलटवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग को लेकर महाराष्ट्र में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी विधायक अतुल भातखलकर ने आदित्य ठाकरे के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी जनता के जनादेश से सत्ता में आए हैं, किसी की कृपा से नहीं। इसके जवाब में एनसीपी नेता रोहिणी खड़गे ने भी बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि लोकतंत्र में जनता ही सत्ता देती है और सवाल पूछने का अधिकार भी उसी के पास है। इस मुद्दे को लेकर राज्य में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जुबानी जंग लगातार तेज होती जा रही है।
वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर तीखा वार, कहा छात्र घसीटे जा रहे हैं, पेपर लीक के गुनेगार आजाद घूम रहे हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने छात्रों के प्रदर्शन और कथित पेपर लीक मामलों को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोल दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के इतिहास का सबसे युवा विरोधी प्रधानमंत्री बताते हुए आरोप लगाया कि लगातार पेपर लीक और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई से युवाओं का भरोसा कमजोर हुआ है। राहुल गांधी ने कहा कि छात्र निरपक्ष परीक्षा व्यवस्था जवाबदेही की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने परीक्षा प्रणाली में सुधार और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। अब बात करते हैं सोनम वांगचुक की। सोनम वांगचुक ने बढ़ाई अपनी भूख हड़ताल, अस्पताल से लिखी चिट्ठी और कहा कि वो नहीं तोड़ेंगे अपना अनशन। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने संसद चलो मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई के बाद अपनी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जारी रखने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि जब तक छात्र नेताओं को सांसदों से मिलने की अनुमति नहीं मिलती या उन्हें अस्पताल में सांसदों से मिलने नहीं दिया जाता, तब तक उनका उपवास जारी रहेगा। वांगचुक ने सरकार से छात्रों को संसद के सामने अपनी बात रखने का अवसर देने और शिक्षा मंत्री की जवाबदेही तय करने की मांग की है। उन्होंने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे युवाओं की सराहना करते हुए लोकतांत्रिक संवाद की आवश्यकता पर भी जोर दिया। वहीं दूसरी तरफ नाडा से मिले सीजीपी के प्रतिनिधिमंडल मंत्री बोले, शाम 4 बजे मिला ज्ञापन, सरकार के सामने क्या मांगे रखी जाते हैं इस बुलेटिन में। नीट यूजी पेपर लीक मामले को लेकर जारी विरोध के बीच सरकार और सीजेपी प्रतिनिधिमंडल के बीच पहली औपचारिक बातचीत हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने प्रदर्शनकारियों से मुलाकात करके उनका ज्ञापन लिया और मांगों पर उचित स्तर पर विचार करने का भरोसा देते हुए धरना समाप्त करने की अपील की है। हालांकि सीजेपी ने कहा है कि सरकार की ओर से अभी तक कोई भी ठोस आश्वासन नहीं मिला, इसलिए आंदोलन जारी रहेगा। इस बीच संसद मार्च के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई, कई लोगों को हिरासत में लिया गया और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। अब बात करते हैं राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले के बारे में। अनुभवी अधिकारी के नेतृत्व में हो जांच, सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी पर क्या कहा, जानते हैं इस खबर में। अयोध्या राम जन्मभूमि मंदिर में श्रद्धालुओं के दान में कथित गबन वित्तीय अनियमितताओं के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जांच की पारदर्शिता, निष्पक्षता पर जोर दिया है। अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार को अनुभवी वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी की अगुवाई में एसआईटी के पुनर्गठन पर आवश्यक निर्देश लेने को कहा और स्पष्ट किया कि मामले का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। सुनवाई के दौरान सरकार ने बताया कि जांच जारी है। अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने दान के रिकॉर्ड और साक्ष्यों को सुरक्षित रखने के निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई तय की है। वहीं बात करते हैं पश्चिम एशिया की। पश्चिमी एशिया में छिड़ गई है नई जंग। सऊदी अरब के खिलाफ हूती विद्रोहियों ने बड़ा ऐलान कर दिया, लागू की नौ सैनिक नाकेबंदी। यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के खिलाफ तत्काल प्रभाव से नौसेना नाकेबंदी लागू करने की घोषणा कर क्षेत्रीय तनाव बढ़ा दिया है। संगठन ने इसे सऊदी प्रतिबंधों और हालिया सैन्य कार्रवाई के जवाब में उठाया गया कदम बताते हुए आंख के बदले आंख की नीति करार दिया है। पिछले सप्ताह मिसाइल हमले की जिम्मेवारी लेने के बाद यह हूतियों की ओर से बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे पश्चिम एशिया की समुद्री सुरक्षा, वैश्विक व्यापारिक मार्ग और क्षेत्रीय स्थिरता पर असर पड़ सकता है। अब बात करते हैं मुंबई की विशेष अदालत की। तो मुंबई की विशेष अदालत ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। 44 सोमाली समुद्री डाकुओं को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। रहम की गुहार भी क्यों नहीं आई काम, जानते हैं इस खबर में। मुंबई की विशेष अदालत ने समुद्री डकैती, अपहरण और हत्या के प्रयास जैसे गंभीर मामलों में 44 सोमाली समुद्री डाकुओं को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसे अपराध समुद्री सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक बड़ा खतरा हो सकते हैं, इसलिए दया की कोई गुंजाइश नहीं है। सभी आरोपियों को मार्च 2024 में भारतीय नौसेना के 2 अलग अलग अभियानों से गिरफ्तार किया गया था। बाद में उन्हें अदालत में अपना अपराध स्वीकार कर लिया था। भाषा, परिवार और संस्कृति से जुड़ी कठिनाइयों का हवाला देकर सजा में राहत मांग भी अदालत ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए खारिज कर दी है। अब बात करते हैं मानसून सत्र की। संसद से सड़क तक गर्म माहौल दिखा। चढ़ावा चोरी से लेकर पेपर लीक के मुद्दे तक विपक्ष ने दिखाए तेवर। संसद के मानसून सत्र के पहले ही दिन नीट यूजी पेपर लीक और राम मंदिर दान में कथित गड़बड़ी के मुद्दों पर विपक्ष के भारी हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई बार बार बाधित होती रही। विपक्ष के नारेबाजी और
तथ्यों लहराकर सरकार को घेरा, जबकि सरकार ने भी विवाद के बीच अहम विधायकों को पेश नहीं किया। लगातार विवाद के चलते दोनों सदनों की कार्रवाई मंगलवार के लिए स्थगित करनी पड़ी। अब सरकार मंगलवार से सदन सुचारू रूप से चलाकर लंबित विधायी कार्यों को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी। अब बात करते हैं सीएम योगी की। सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए निर्देश, कहा बाढ़ हो या सूखा, हर नागरिक की सुरक्षा सुविधा सुनिश्चित होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि चाहे बाढ़ हो या सूखा, हर नागरिक की सुरक्षा और किसानों की आजीविका सर्वोच्च प्राथमिकता रहनी चाहिए। उन्होंने कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई संसाधनों को बेहतर उपयोग करना और अधिक बारिश वाले जिलों में राहत व बचाव कार्य तेज करने के आदेश दिए। बाढ़ प्रभावित इलाकों में 3 दिन के भीतर राहत शिविर पूरी तैयार रखने और कंट्रोल रूम 24 घंटे के लिए सक्रिय रखने और सभी एजेंसियों के समन्वय से काम करने के निर्देश दिए गए। वर्तमान में प्रदेश के 42 गांव प्रभावित हुए हैं, जहां राहत कार्य चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी ने यूपी में जीरो पॉवर्टी अभियान के पात्र परिवारों का बने अद्यतन कार्ड। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जीरो पॉवर्टी अभियान को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पात्र परिवारों के अंत्योदय कार्ड बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी पात्र परिवारों को आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्री आवास जैसी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। अब तक 12.5 लाख परिवारों का सर्वे हो चुका है, जिनमें लाखों परिवार विभिन्न सरकारी योजनाओं के पात्र पाए गए हैं। बैठक में एक्सप्रेसवे, टेक्सटाइल पार्क, लॉजिस्टिक हब व अन्य विकास परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई। वहीं अब बात करते हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय की फिल्म जन नायकन का नया टीजर रिलीज हो गया है। दिखा अभिनेता से मुख्यमंत्री बनने का सफर। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और अभिनेता विजय की फिल्म जन नायकन का नया टीजर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर छा गया है। 18 सेकंड के टीजर में विजय पुलिस, जेल और मुख्यमंत्री के लुक सहित कई दमदार अवतारों में नजर आ रहे हैं। एच विनोद के निर्देशन में बनी यह फिल्म 23 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हो जाएगी। फिल्म में पूजा हेगड़े, बॉबी देओल, प्रकाश राज और प्रियमणि भी अहम भूमिका में नजर आएंगे। एडवांस बुकिंग को शानदार प्रतिक्रिया मिल रही है और फैन फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एमपी में तमिलनाडु के सीएम विजय थलपति के नाम पर हो रहा है साइबर फ्रॉड। लोगों को फंसाने के लिए साइबर ठग लगातार नए तरीके अपना रहे हैं। अब चर्चित लोगों की तस्वीर और नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला सीएम थलपति विजय के नाम से जुड़ा सामने आ रहा है। ठग उनकी तस्वीर के साथ मैसेज और ऑडियो क्लिप भेज रहे हैं, जिसके जरिए लोगों को एक क्लिक और व्हाट्सएप नंबर पर लिंक पर जाकर संपर्क करने के लिए कहा जाता है और फैंस लोगों के नाम से कर रहे हैं ये ठगी। बात करते हैं बिहार की, तो बिहार में जमीन की कम कीमत दिखाकर रजिस्ट्री कराना पड़ा महंगा, लगेगा 100% का जुर्माना। बिहार सरकार जमीन और फ्लैट की रजिस्ट्री में कम कीमत दिखाकर स्टाम्प शुल्क बचाने वालों पर सख्ती करती जा रही है। नए भारतीय स्टाम्प विधेयक 2026 के तहत कम मूल्य बताने पर बचाए गए स्टाम्प शुल्क के बराबर 100% तक जुर्माना जो है वसूला जाएगा। गड़बड़ी के लिए जिम्मेवार अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी। यदि संपत्ति के मूल्य, माप और वर्गीकरण में संदेह मिला तो मामला सही बाजार मूल्य तय करने के संबंधित प्राधिकरण के पास भेजा जाएगा। अब बात करते हैं मौसम विभाग की, तो भारत के 16 से अधिक राज्यों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी गई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 21 जुलाई 2026 को देश के अधिकांश हिस्सों में भारी मानसून बारिश और गरज चमक का अलर्ट जारी किया है। उत्तर भारत के नई दिल्ली, एनसीआर में हल्की से मध्यम बारिश होगी, जबकि पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में अत्यधिक भारी बारिश की संभावना है। वहीं पूर्वी और पूर्वोत्तर के राज्यों में बिहार, असम और मेघालय में मानसून के पूरी तरह सक्रिय रहने से बाढ़ जैसी स्थिति भी बन सकती है। इसके अतिरिक्त पश्चिमी व दक्षिण भारत के तटीय इलाकों की अगर बात की जाए, राजस्थान के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ लगातार मूसलाधार बौछारें पड़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारी बारिश से जम्मू और कश्मीर बेहाल है। सीएम उमर ने मृतकों के परिजनों को 6 लाख देने का किया ऐलान। एलजी सिन्हा ने की समीक्षा बैठक। जम्मू कश्मीर में मूसलाधार बारिश, फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइडिंग से कई जिलों में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो चुका है। उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने राहत व बचाव कार्य तेज करने और सभी आपातकालीन एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। वहीं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने वर्षा जनित घटनाओं में जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों
परिजनों को 6 लाख रुपए की राशि देने का ऐलान किया है। प्रशासन प्रभावित क्षेत्रों में सड़क, बिजली, पेयजल व अन्य जरूरी सेवाओं को जल्द बहाल करने में जुटी हुई है। इसी बीच उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में भी बारिश चल रही है, जहां चार धाम व हेमकुंड साहिब यात्रा अस्थायी तौर से रोक दी गई है। दून में बाढ़ से हालत बिगड़ गई है, 98 मार्ग जो है वो बंद करने पड़े। उत्तराखंड में लगातार हो रही तेज बारिश और लैंडस्लाइडिंग को देखते हुए प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए चार धाम और हेमकुंड साहिब यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया है। मौसम विभाग ने प्रदेश में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं कई यात्रा मार्गों पर मलबा आने से यातायात प्रभावित हुआ है। प्रशासन ने यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रुकने के निर्देश दिए हैं। मार्ग सुरक्षित होने के बाद ही यात्रा दोबारा शुरू की जाएगी। बारिश के कारण राज्य में 98 सड़कें बंद पड़ी हैं, जबकि कई इलाकों में जलभराव और बाढ़ जैसे हालत बने हुए हैं। अब तक चार धाम और हेमकुंड की बात की जाए तो हेमकुंड साहिब में करीब 45 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। अगली बड़ी खबर रोहतक से आ रही है, जहां 30 जुलाई तक नियुक्त नहीं हुए तो 1 अगस्त को सीएम आवास का घेराव किया जाएगा। रोहतक में हरियाणा के एलसीएलओ कर्मचारियों का सरकार के प्रति रोष बढ़ता जा रहा है। वे पिछले 10 महीने से कुरुक्षेत्र लघु सचिवालय के सामने धरने पर बैठे हैं। कर्मचारियों ने अब 1 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास पिपली का घेराव करने का निर्णय लिया है। आजादगढ़ में सोमवार को हुई बैठक में एलसीएलओ कर्मचारी यूनियन की जिला प्रधान कीर्ति ने आर पार की लड़ाई का फैसला बताया। उन्होंने कहा कि यदि सरकार 31 जुलाई तक नियुक्ति नहीं करती तो घेराव होगा। समाधान न होने पर प्रदेश के 4000 एलसीएलओ और उनके परिजन आगामी चुनावों में मतदान नहीं करेंगे। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की बड़ी साजिश नाकाम होगी। आईईडी और हथियारों का जखीरा बरामद कर लिया गया। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में सुरक्षा बलों ने आतंकियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। कांडी वन क्षेत्र में खुफिया सूचना के आधार पर चलाए गए संयुक्त तलाशी अभियान में आतंकियों द्वारा छिपाकर रखी गई भारी मात्रा में युद्ध सामग्री बरामद की गई है। अभियान में 2 आईईडी, 2 पिस्टल और इसके अलावा 7.62 मिलीमीटर के 530 जिंदा कारतूस मिले हैं। भारतीय सेना की 52 राष्ट्रीय राइफल्स, बारामूला पुलिस और सीआरपीएफ और इसके साथ साथ एसएसपी की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की है। सुरक्षा बलों का कहना है कि बरामद सामग्री से इलाके में होने वाली संभावित आतंकी गतिविधियों को रोकने में बड़ी सफलता मिली है। मामले की आगे की जांच और कानूनी कार्रवाई जारी है। अगली बड़ी खबर सोनीपत से आ रही है, जहां बिजली और पानी संकट दिखाई दे रहा है और सफाई व्यवस्था के विरोध में गीता भवन चौक का धरना किया गया। शहर वासियों ने मूलभूत सुविधाओं की बहाली के लिए उठाई मांग। हरियाणा के सोनीपत में बिजली, पानी और सफाई व्यवस्था को लेकर लोगों के मन में आक्रोश देखने को मिला है। शहर वासियों ने गीता भवन चौक पर धरना देकर प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि लंबे समय से मूलभूत सुविधाओं की समस्या बनी हुई है, जिससे आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने बिजली आपूर्ति सुधारने, पेयजल उपलब्ध करवाने और सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की है। प्रशासन से जल्द समाधान की उम्मीद जताई जा रही है। अगली बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां एसआईआर पर कांग्रेस को एक झटका लगा है। समा सीमा बढ़ाने की मांग को खारिज कर दिया गया। सीईओ बोले, तय शेड्यूल पर जारी रहेगी प्रक्रिया। झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने एसआईआर फार्म जमा करने की अंतिम तारीख बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने इसे मंजूरी नहीं दी। पार्टी ने प्रक्रिया में आ रही परेशानियों का हवाला देते हुए अतिरिक्त समय की मांग की थी। चुनाव अधिकारियों ने साफ किया कि एसआईआर अभियान तय कार्यक्रम के अनुसार जारी रहेगा। किसी भी योग्य मतदाता का नाम नहीं हटाया जाएगा। इस मुद्दे को लेकर राज्य में राजनीतिक बहस तेज हो गई है। अगली बड़ी खबर मिडिल ईस्ट से आ रही है। ईरान में बढ़ते युद्ध के बीच भारत का बड़ा अलर्ट। भारतीयों से तुरंत देश छोड़ने की अपील की गई। दूतावास ने जारी की नई एडवाइजरी। ईरान में बिगड़ते सुरक्षा हालात और अमेरिका ईरान तनाव के बीच भारतीय दूतावास ने नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। दूतावास ने भारतीय नागरिकों को ईरान की यात्रा टालने और वहां मौजूद लोगों को उपलब्ध उड़ानों से अस्थायी रूप से देश छोड़ने पर विचार करने की सलाह दी है। भारतीयों को सतर्क रहने, स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करने दूतावास ने अपना पंजीकरण करवाने को कहा गया। पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव को देखते हुए सुरक्षा स्थिति पर लगातार नजर रखने की अपील की गई है। अब बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप की। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का नया चैंपियन बना स्पेन। मेसी की अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर जीती ट्रॉफी। फेरान टोरेस बने हीरो। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में स्पेन ने अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में दोनों टीमें निर्धारित समय पर गोल नहीं कर सकी। एक्स्ट्रा टाइम के 106वें मिनट के फौरन
टोरेस ने निर्णायक गोल दागकर स्पेन को ऐतिहासिक जीत दिलाई। इस जीत के साथ स्पेन ने अपना दूसरा फीफा वर्ल्ड कप खिताब हासिल कर लिया है। वहीं मेसी की अर्जेंटीना लगातार दूसरी बार ट्रॉफी जीतने का सपना पूरा नहीं कर सकी। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। यूक्रेन में भारतीय नाविकों पर मिसाइल से हमला हुआ है। एमवी गोल्डन लियो जहाज पर 4 भारतीयों की मौत हो गई। यूक्रेन में ओडिशा बंदरगाह के पास एमवी गोल्डन लियो मालवाहक जहाज पर हुए मिसाइल हमले में 4 भारतीय नाविकों की मौत हो गई है, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल है। हमले के समय जहाज पर 17 क्रू मेंबर मौजूद थे, जिसमें 5 भारतीय नागरिक शामिल थे। भारत सरकार ने घटना पर दुख जताते हुए हमले की कड़ी निंदा की है और प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता देने का भरोसा दिया है। भारतीय मिशन स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में है। घायल नाविक के इलाज व मदद की व्यवस्था कर रही है। काला सागर क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच इस हमले ने समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। अब बात करते हैं अगली बड़ी और अहम खबर का। सिंध जल सिंधी पर पाकिस्तान को मिल सकती है राहत, भारत ने रखी शर्तें। कूटनीतिक मोर्चे पर बड़ी हलचल। सिंधु जल सिंधी को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में जारी विवाद ने नया मोड़ ले लिया है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान को राहत मिलने की संभावना है, लेकिन इसके लिए उसे भारत की कुछ शर्तें माननी होगी। भारत ने साफ किया कि पानी के मुद्दे पर आगे बढ़ने के लिए विश्वास बहाली और सुरक्षा चिंताओं का समाधान जरूरी है। सिंधु जल सिंधी लंबे समय से दोनों देशों के बीच में जल बंटवारे का आधार रही है, लेकिन हालिया तनाव के बाद इसके भविष्य पर सवाल उठ रहे हैं। अब दोनों देशों की अगली कूटनीतिक रणनीति पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। अब बात करते हैं उत्तराखंड की, जहां देहरादून मसूरी रोड बंद हो गया है। लैंडस्लाइडिंग से धंसा देहरादून मसूरी सड़क मार्ग, यातायात बंद हुआ। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां राज्य के देहरादून जिले के में मसूरी मुख्य मार्ग जो है पर सोमवार बड़ा हादसा टल गया है। मसूरी देहरादून मार्ग में संवेदनशील पानी वाले बैंड के पास लैंडस्लाइडिंग के चलते सड़क का बड़ा हिस्सा जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने आमजन की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए देहरादून मसूरी मार्ग को तत्काल प्रभाव से पूरी तरह बंद कर दिया है। उप जिलाधिकारी मसूरी की ओर से जारी आदेश के अनुसार अगले आदेश तक इस मार्ग पर सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। ये थी अब तक की मुख्य और बड़ी खबरें। ऐसी और खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपसे आने वाली खबरें मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, सुरक्षित रहें, हम यही दुआ करते हैं। धन्यवाद जी।